हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए डे 12 कर रहे हैं और यूनिट 9 को आज हम कवर करेंगे इसमें। तो ये जो आपकी यूनिट 9 है वो पावर डिवाइसेस एंड कंट्रोल सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो फर्स्ट हाफ जो होगा वो आपका पावर डिवाइसेस से रिलेटेड है एंड सेकंड जो हाफ है वो आपका कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, सो दोनों ही हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो कि पावर डिवाइसेस से रिलेटेड है। सो फर्स्ट टॉपिक आपका है SCR, जिसको हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। SCR का फुल फॉर्म हमारे पास हो जाएगा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सो इसको हम थायरिस्टर भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो SCR होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास? एनोड, कैथोड एंड गेट। ओके, सो 4 लेयर डिवाइस होता है, 3 जंक्शन इसमें होते हैं एंड जो SCR हमारा होता है वो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट होता है। यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। ओके, नेक्स्ट होगा आपके पास ये जो SCR डिवाइस है वो बाइपोलर डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप की वोल्टेजेस हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। ओके, सो SCR के कंस्ट्रक्शन के लिए हम 2 सिंपली PN डायोड्स को कनेक्ट करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। ओके, और जो ये है हमारा SCR है वो एक सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है। इसका क्या मतलब होगा? सेमी कंट्रोल्ड का क्या मतलब होगा हमारे पास कि ये सिर्फ ऑन स्टेट को कंट्रोल करता है, ऑफ स्टेट को ये कंट्रोल नहीं करता है। ओके, सो ये सिर्फ ऑन स्टेट को कंट्रोल कर सकता है। ओके, सो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया 3 टर्मिनल डिवाइस है हमारा SCR, जिस एनोड, कैथोड एंड गेट। तो इसका सिंबल हमारे पास क्या हो जाएगा? SCR का डायोड एंड गेट टर्मिनल इज कनेक्टेड and this is the cathode terminal and this is the anode terminal. So this is the device of silicon controlled rectifier. So मैंने जैसे आपको बताया कि जो उसके कंस्ट्रक्शन में 2 PN डायोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो किस तरीके से कनेक्ट होंगे? सी 1 PN डायोड एंड सेकेंड PN डायोड जो होगा वो आपस में कनेक्ट होगा। दिस इज़ द कैथोड टर्मिनल एंड दिस इज़ द एनोड टर्मिनल। ओके, एंड here K terminal is connected. So this is the junction 1, this is the junction 2 and this is the junction 3. Okay, so हमारे पास जो 2 एंड रीजन्स हैं वो एक जो एंड रीजन होगा वो लाइटली डोप्ड होगा एंड एक रीजन जो होगा वो हैवीली डोप्ड होगा। ओके, सो जो हैवीली डोप्ड होगा वो थिन होगा, वी ऑल नो दैट, एंड जो नेगेटिव जो लाइटली डोप होगा वो थिकेस्ट होगा। ओके, एंड जो पीयर होगा, पी जो रीजन होगा वो हमारा थिकर होगा एंड पॉजिटिव से। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ SCR। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे SCR कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो SCR कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो 3 टाइप से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। फर्स्ट इज़ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, सेकंड इज़ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड थर्ड इज़ फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ओके, सो इन तीनों मोड में जो हमारी करंट होती है SCR में वो हमेशा 0 होगी। ओके, सो करंट ऑफ SCR इज़ 0। ओके, सो अगर हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो होगा कि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल जो होगा सप्लाई का बैटरी का वो जो हमारा SCR है उसके एनोड से कनेक्ट होगा एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो कैथोड से कनेक्ट होगा। किस तरीके से कनेक्ट होगा कि हमें जैसे पता है कि हमारा जो SCR है वो कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है वो गेट टर्मिनल है, यहाँ पे हमारा कैथोड टर्मिनल है एंड ये एनोड टर्मिनल है। अगर हम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो एनोड से एंड पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो कैथोड से कनेक्टेड होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का डायग्राम बनेगा। इसमें जंक्शन 1, जंक्शन 2 एंड जंक्शन 3। सो सी अगर हम बात करें तो एनोड हमारा पॉजिटिव होता है एंड कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, वी ऑल नो दैट। ओके, सो यहाँ से क्या होगा कि हमें पता लग रहा है कि जो जंक्शन 1 है वो रिवर्स बायस है। क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई से कनेक्टेड है। तो जंक्शन 1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। जंक्शन 2, अगर हम जंक्शन 3 की बात करें तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये अगेन रिवर्स बायस हो जाएगा।
J3 भी हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा एंड J2 जो होगा वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, सो इसका क्या मतलब होगा कि J1, J2, J3 जो J1 एंड J3 जो रिवर्स बायस हो जाएंगे एंड J2 जो होगा वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ओके, सो इसको हम आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वर्किंग अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो J1 एंड J3 अगर हमारा ओपन सर्किट है तो इससे हमें पता लग रहा है क्या होगा कि जो करंट है वो फ्लो ही नहीं हो पाएगी सर्किट के अंदर, तो SCR कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा कि हमारा ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तो J1 एंड J3 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे एंड J2 जो होगा वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। ओके, सो इसमें क्या होगा हमारे पास रिवर्स बायस में, इसमें क्या होगा हमारे पास कि इसमें भी हमारा जो SCR है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, सो इसको कंडक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सप्लाई है उसको एक ब्रेक ओवर वोल्टेज से इंक्रीज़ करेंगे। ओके, देन जो होगा हमारा ये करंट जो होगा वो सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ओके, एंड सेम फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में होगा। इसमें क्या होगा कि इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा गेट करंट 0 होगा, बट फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में हमारा गेट करंट जो है वो 0 नहीं होगा। ओके, सो मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो वर्क करेंगी। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास दो करंट्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं आपके SCR में। फर्स्ट इज़ लैचिंग करंट, सेकेंड इज़ होल्डिंग करंट। सो अगर हम लैचिंग करंट की बात करेंगे तो लैचिंग करंट एक वो मिनिमम अमाउंट होता है नोड करंट का जो कि SCR को टर्न ऑन करने के काम आता है। ओके, अगर हम होल्डिंग करंट की बात करें तो होल्डिंग करंट जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है एनोड करंट का जिसके नीचे जो SCR है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, सो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो लैचिंग करंट है वो क्या होगा कि एनोड करंट की वो मिनिमम अमाउंट है जिसको अगर हम उस अमाउंट की करंट अगर हम फ्लो करेंगे सर्किट में तो हमारा जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, और अगर हम होल्डिंग करंट की बात करें तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है उस करंट की कि बस तब तक ही हमारा जो SCR है उससे ऊपर कंडक्ट करेगा, उस मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू पे हमारा जो SCR है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, सो SCR की बात अगर हम करें तो इसमें जो होगा कि अगर हमारा SCR जो होगा वो अगर ऑन स्टेट में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो एनोड करंट है वो ग्रेटर देन है हमारी लैचिंग करंट से, और SCR हमारा ऑफ कब होगा जब हमारा एनोड करंट जो होगा वो लेस देन हो जाएगा IH से, दैट इज़ होल्डिंग करंट से। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें SCR को ऑफ करना है तो हमें जो करंट है हमारे एनोड करंट है उसको डिक्रीज़ करना होगा। ओके, होल्डिंग करंट से डिक्रीज़ करना होगा। ओके, सो अगर हम SCR की बात करें तो उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो हाई होती है एंड जो फायरिंग एंगल होगा SCR का वो 0 to 180 डिग्री तक होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है SCR ट्रिगरिंग। सो SCR जो है वो हम काफ़ी तरीके से वेरियस टाइप से हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में ये 2 टाइप से हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं। फर्स्ट इज DI/dt एंड dV/dt ट्रिगरिंग। सो आपका जो DI/dt एंड dV/dt है वो आपका थायरिस्टर प्रोटेक्शन से भी सेम है आपका। अगर हम फर्स्ट की बात करें प्रोटेक्शन भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट। एंड ओवर वोल्टेज जो है वो ही dV/dt के इक्वल होगा और ओवर करंट है वो सेम होगा DI/dt के लिए। ओके, सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट हम प्रोटेक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम dV/dt प्रोटेक्शन की बात करें यहाँ पे तो इसमें dV/dt प्रोटेक्शन का क्या मतलब होगा आपके पास कि आपका जो dV/dt का क्या मतलब होगा आपके पास यहाँ पे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसका क्या मतलब है dV/dt का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे जो रेट है चेंज होने की वोल्टेज चेंज होने की जो रेट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो अगर हम dV/dt की वैल्यू जितनी हाई करेंगे तो उतना हमारा रिजल्ट जो है वो डैमेज होता रहेगा। फॉल्स टर्न ऑन ऑफ SCR होगा, मतलब कि गलत तरीके से ऑन हो रहा है तो मतलब क्या डैमेज होने का डर रहेगा। तो इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि
हम एक स्नबर सर्किट प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हम कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे एंड देन उसमें कोई भी फॉल्स टर्न ऑन नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ पे dV/dt जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, इसलिए फॉल्स टर्न ऑन नहीं होगा एंड हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ओवर करंट, दैट इज़ DI/dt प्रोटेक्शन। सो DI/dt प्रोटेक्शन हमारे पास क्या होगा, DI/dt प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन करंट इन डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब हमारा जो SCR होगा वो अगर हमारे फॉरवर्ड बायस में है तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में है तो ये ऑन होगा बाय गेट सिग्नल। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो एनोड करंट फ्लो होगी तो जो एनोड करंट जो होगा वो पूरे डिवाइस में फ्लो होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो अगर हमारा d/dt जो है उस एनोड करंट से जो डिवाइस में फ्लो हो रही है उससे ज़्यादा हो गया तो ये डैमेज का कारण बन सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज़ टू द SCR के सीरीज़ में हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। इससे हमारा जो d/dt है वो लेस देन हो जाता है हमारा जो एनोड करंट है जो कि हमारे डिवाइस में स्प्रेड हो रही है उससे। ओके, और हमारा जो SCR है वो डैमेज होने से बच जाता है। ओके, सो दीज आर द थायरिस्टर प्रोटेक्शन एंड SCR ट्रिगरिंग। मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है आपको, ब्रीफली में एक्सप्लेन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप इसको नोट से अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है आपका यहाँ पे डायक। सो डायक का फुल फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ओके, सो जो डायक होगा वो आपके पास बाई डायरेक्शनल होता है विद नो गेट कंट्रोल, इसमें कोई भी गेट कंट्रोल नहीं होता है। ओके, सो डायक जो होता है वो हम AC सर्किट्स में यूज़ करते हैं अलोंग विद ट्रायक। हम इसको ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए भी हम डायक का यूज़ करते हैं। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है हमारे डायक की वो लो होती है। कोई भी फायरिंग एंगल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी गेट कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं, तो फायरिंग एंगल भी नहीं होगा। टू टर्मिनल डिवाइस होता है ये, फर्स्ट इज़ मेन टर्मिनल 1 एंड मेन टर्मिनल 2। सो हम इसके सिंबल की बात करें अगर तो मैंने जैसे आपको बताया कि बाई डायरेक्शनल होता है, तो इसका सिंबल जो होगा वो कुछ इस तरीके से होता है आपका। ओके, एंड दिस इज़ द मेन टर्मिनल 1 एंड दिस इज़ द मेन टर्मिनल 2। ओके, सो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी जो वर्किंग है वो जो 4 मोड्स पे वर्क करती है। ओके, सो स्ट्रक्चर जो होगी इसकी मेन टर्मिनल जो काफ़ी सारे केसेस पे इसकी वर्किंग वर्क करती है, तो आप इसको नोट से समझिएगा इसकी वर्किंग को, मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है ट्रायक। सो ट्रायक जो है वो एक एडवांस वर्जन है डायोड का, और इसको जो हम फुल फॉर्म अगर इसकी फाइंड आउट करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे पास ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम बोथ डायरेक्शंस में ट्रिगर कर सकते हैं। 3 टर्मिनल डिवाइस होता है ये, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 एंड गेट। जो हम डायक की बात करें तो डायक में हमारे पास गेट कंट्रोल नहीं होता है, गेट टर्मिनल नहीं होता है। ओके, और SCR जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डायरेक्शन में ट्रिगर हो रहा है, इसको हम दोनों डायरेक्शन में ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, एंड फायरिंग एंगल जो होगा मतलब हमारे पास SCR का जो फायरिंग एंगल था वो क्या था 0 to 180 डिग्री, बिकॉज हम सिर्फ इसको एक ही डायरेक्शन में ट्रिगर कर रहे थे। बट अगर हम बात करेंगे ट्रायक की, तो ट्रायक को हम दोनों डायरेक्शन में ट्रिगर कर रहे हैं, तो इसमें 2 फायरिंग एंगल्स होंगे। फर्स्ट इज़ 0 to 180 डिग्री एंड नेक्स्ट इज़ 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, सो एप्लीकेशंस जो होंगी हमारी ट्रायक की वो हो जाएंगी लैंप्स कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ फैंस, लाइट डिमर, चॉपर्स एंड AC फेज कंट्रोल। ओके, सो इसकी वर्किंग भी आप किसी नोट से समझ सकते हैं, आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हों उससे। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है SMPS जो है उसको हम SMPS का जो फुल फॉर्म होगा आपके पास वो हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, सो नाम से पता लग रहा है कि एक टाइप की पावर सप्लाई है जो कि हमारे जो हमें पावर को सप्लाई करने के काम आता है। तो ये जो है वो एक इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है जिसमें क्या होता है, एक स्विचिंग रेगुलेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये क्या करता है कि जो हमारी मेन जो इनपुट होता है दैट इज़ AC जो होता है उसको रेगुलेटेड DC आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ओके, सो इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा कि हमारा मेन्स इनपुट जो है वो अगर हम रेक्टिफायर में देंगे तो रेक्टिफायर ये क्या इनपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर होगा। तो इनपुट रेक्टिफायर क्या करेगा, हमारा जो AC होगी, मेन्स इनपुट हमारा AC होता है,
तो AC जो होगा उसको अगर हमारा मेंस इनपुट AC है तो उसको DC में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड रेक्टिफायर हमें पता है कि अनरेगुलेटेड DC में कन्वर्ट करेगा, तो हम उसको फिल्टर में अगर फिल्टर से पास करवाएंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट करंट में उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट हम इसका जो आउटपुट होगा हम उसको इन्वर्टर चोपर से पास करवाएंगे। इसका क्या मतलब होगा कि ये क्या करेगा, वापस उसको इन्वर्ट कर देगा DC टू AC। ओके, किसके थ्रू, एक पावर ऑसिलेटर के थ्रू, एंड जो इसका आउटपुट होगा वो आउटपुट ट्रांसफार्मर में हम इसको गिवन करेंगे। तो जो आउटपुट ट्रांसफार्मर जो होगा इसका बहुत ही स्मॉल होगा विद फ्यू वाइंडिंग्स, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होंगी वो टेंस और हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्ज में होंगी। ओके, सो जो इन्वर्टेड AC हमारे पास होगी, यहाँ पे इन्वर्टर चोपर से हमें इन्वर्टेड AC जो मिलेगी, वहाँ पे क्या करेगा, ये वोल्टेज को जो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है उसको अप एंड डाउन में कन्वर्ट करेगा, एंड जो इसका जो रिजल्ट है वो हम आउटपुट रेक्टिफायर में दे देंगे। तो आउटपुट रेक्टिफायर क्या करेगा, हमारे पास अगेन ये AC टू DC में कन्वर्ट करेगा। ओके, एंड वी गेट अवर DC आउटपुट। ओके, सो इसके जो एडवांटेजेस हो जाएंगे आपके पास, वो हो जाएंगे, ये इसका जो वेट होगा बहुत लो होगा, साइज स्मॉल होगा, हायर एफिशिएंसी होगी, लो पावर डिसिपेशन होगा, एंड जो उसकी कॉस्ट होगी हमारे SMPS की वो बहुत ही कम होगी। ओके, अगर हम इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो इसकी जो वर्किंग होगी हमारे पास काफ़ी टाइप से हम इसकी वर्किंग कर सकते हैं, जैसे फ्लाई बैक कन्वर्टर हो गया, पुश पुल कन्वर्टर हो गया, हाफ ब्रिज हो गया, फुल ब्रिज हो गया। ओके, सो आपका जो इसमें पुश पुल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, सो बाकी तो ये सारी वर्किंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अपने नोट्स जो हैं आपके पास जो भी अवेलेबल नोट्स हैं उनसे रीड कर लीजिएगा। ओके, सो इसकी जो हम डिसएडवांटेज की बात करें SMPS की, तो इसकी जो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो एप्लीकेशंस जो होंगी इनको हम इंडस्ट्रीज में है एज ए मशीन टूल यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन चार्जर्स हमारे जो होते हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे हम एज ए कैमरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैमराज में, एंड पर्सनल कंप्यूटर्स में भी हम SMPS यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है UPS जो होगा, UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो UPS जो होगा वो एक टाइप से एक इमरजेंसी पावर सोर्स होता है, जो अगर हमारा मेन सप्लाई जो है वो फेल हो जाए तो हम UPS को यूज़ करते हैं ताकि हमें पावर सप्लाई मिलती रहे। ओके, सो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रोवाइड्स एन इमरजेंसी पावर सोर्स टू द लोड व्हेन आवर मेन सप्लाई फेल्स। सो इसका क्या मतलब होगा, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इमरजेंसी पावर सोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है लोड को, जब हमारी मेन सप्लाई जो है वो फेल हो जाए। ओके, तो हम अगर इसके ब्लॉक डायग्राम में देखें, तो अगर हमारा जो ब्लॉक डायग्राम देखें तो एक हमारे पास कनेक्शन है डायरेक्ट मेंस जो है वो लोड में जा रही है, और एक हमारा कनेक्शन है रेक्टिफायर होते हुए इन्वर्टर के थ्रू ये स्विच ट्रांसफ़र करके हमारे लोड में जा रहा है। अगर हमारे मेंस में अगर कोई गड़बड़ी आ जाए तो ये इस पाथ के थ्रू UPS जो है वो ऑन हो जाता है, एंड हमारा जो स्विच है वो ट्रांसफ़र होकर UPS स्विच पे चला जाता है, लोड पे कनेक्ट हो जाता है। ओके, एंड हमें पावर सप्लाई मिलती रहती है। ओके, सो जो UPS है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन UPS एंड सेकेंड इज़ ऑफलाइन UPS। ओके, तो इनको भी आप किसी नोट से अपने नोट्स जो हैं उनसे कवर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है पावर ट्रांजिस्टर्स। तो पावर ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। ये जो होते हैं वो हाई करंट वोल्टेज रेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पावर लेवल्स जो होते हैं डिवाइसेस में उनको हैंडल कर सकते हैं। जो हमारा जो पावर ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनको वो एक हीट सिंक की तरह एक्ट करते हैं, जो कि सर्किट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ये लार्जर साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांजिस्टर। ओके, सो अगर हम ट्रांजिस्टर्स एंड पावर ट्रांजिस्टर्स में डिफरेंस देखें तो ये क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर होगा वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसको हम एज ए स्विच या फिर एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें हमारे पावर ट्रांजिस्टर की, तो पावर ट्रांजिस्टर जो होता है वो भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, और उसको हम हीट सिंक की तरह बिहेव करवाते हैं, जो कि हमारे सर्किट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। और जो पावर ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांजिस्टर। ओके,
सो अगर हम पावर ट्रांजिस्टर की क्लासिफिकेशन देखें तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो ये 4 टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज बीजेटी. बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. सेकेंड इज MOSFET. MOSFET is a type of FET, that is field effect transistor, and MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Next is static induction transistor, and fourth is IGBTs, that is insulated gate bipolar transistor. ओके, सो अगर हम कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको इसकी इन सब की बताऊंगी, चारों की ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आइडिया दे रही हूँ आपको इसका. सो अगर हम बीजेटी की बात करें, दैट इज़ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की हम बात करें, तो ये जो होता है वो बाइपोलर होता है. ओके, सो ये जो दोनों पोलैरिटीज़ को हैंडल कर सकता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों टाइप से जो है उनकी पोलैरिटीज़ को हैंडल कर सकता है. तो बीजेटी है, मतलब क्या होगा कि ये जो है उनमें दोनों मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों करियर्स के कारण हमारी जो करंट है वो फ्लो होती है. इसको हम स्विच और एक एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. एंड जो बीजेटी है उसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं. ओके, जो बीजेटी होता है उसका साइज जो होता है वो लार्जर होता है, बिकॉज ताकि क्या होगा कि जो मैक्सिमम करंट हम उसमें फ्लो करवा सकें. ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई होगी, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इसमें अंदर, एंड हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी होती है. ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो हाई होगा, एंड हाई पावर एप्लीकेशन होगी. सो ये जो होंगी वो बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नेक्स्ट आपके पास है MOSFET. जो MOSFET मैंने आपको बताया कि एक FET, दैट इज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का पार्ट है, और इसको हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं. ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है. जो टर्मिनल्स होते हैं वो आपके सोर्स, बेस एंड ड्रेन होते हैं. एंड जो MOSFET होता है वो उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, उसकी जो वर्किंग होती है वो चैनल की विड्थ पे वर्क करती है. अगर हमारे जो चैनल की विड्थ अगर हमारे पास वाइड है, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा. ओके, जो FET होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी करियर्स के कारण जो होगा वो उसकी करंट फ्लो होगी. ओके, ये तो मेजॉरिटी हो सकते हैं या फिर माइनॉरिटी, सिर्फ एक ही चार्ज करियर्स के कारण इसकी जो करंट होगी वो फ्लो होगी. ओके, इसको हम वोल्टेज कंट्रोलर बोल सकते हैं. इसमें कोई भी इनपुट करंट हमें ज़रूरत नहीं होती है. इसकी जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो हाई होता है. ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर. तो स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर होगा वो 3 टर्मिनल्स डिवाइस होता है. हाई पावर होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है. ओके, मेन एडवांटेज जो होता है वो SIT का वो ये होता है कि इसका जो FET के कंपैरिजन में इसका जो वोल्टेज ब्रेकडाउन होता है वो हाई होता है. लेंथ जो होती है चैनल की वो शॉर्ट होती है, नॉइज़ भी कम होता है. ओके, और ये टर्न ऑन फ्यू सेकेंड्स में बहुत ही जल्दी टर्न ऑन हो सकता है और बहुत ही जल्दी ऑफ भी हो सकता है ये. ओके, इसका जो टर्मिनल रेजिस्टेंस होता है वो भी लो होता है. ओके, नेक्स्ट आपके पास है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स. तो ये जो होते हैं नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एक कॉम्बिनेशन है FET एंड BJT ट्रांजिस्टर का, जिसका जो फंक्शन है वो गेट टर्मिनल पे बेस्ड है. ओके, जो ट्रांजिस्टर जो है वो गेट पे डिपेंड करेगा कि ऑन होगा या फिर गेट वोल्टेज होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर वो ऑन हो रहा है या फिर ऑफ हो रहा है. ओके, सो ये जो है हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में अप्लाई करते हैं कॉमनली, लाइक इन्वर्टर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्टर्स में एंड पावर सप्लाईज में हम इनको यूज़ करते हैं. इनका जो पावर गेन होता है वो बहुत ही हाई होता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम्स की. जो अब तक मैंने आपको बताया है वो पावर डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया है. ओके, और जो आपका जो सेकंड हाफ जो आपका इस यूनिट का है वो कंट्रोल सिस्टम को कवर करेगा. सो हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे. तो कंट्रोल सिस्टम की हम बात करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम होता क्या है बेसिकली. तो ये एक सिस्टम होता है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो हर एक एलिमेंट है वो एक्ट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि हम क्या करेगा कि हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट, जो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें चाहिए वो हमें मिल सके. ओके, सो कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि इससे हमें जो आउटपुट हमें चाहिए ना, हम वो उसको उस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हम उसको अचीव कर सकते हैं. ओके, सो 2 टाइप्स के कंट्रोल सिस्टम होते हैं. फर्स्ट इज़ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड नेक्स्ट इज़ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. सो अगर हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, नॉन रोबस्ट होता है
ओके, चीपर होता है एज कम्पेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, एंड सिंपल होता है, एंड एक्यूरेसी जो होती है वो ज़्यादा होती है इसकी, अनरिलाइजेबल होता है, एंड ये जो होते हैं वो सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन से अफेक्टेड होता है, एंड एक्सटर्नल नॉइज़ भी इसमें ऐड हो सकता है, एंड जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे रोबस्ट जो है, नॉन रोबस्ट का मतलब होता है, रोबस्ट जो होता है वो आपका, इसका मीनिंग होता है एडजस्टेबल। ओके, सो मतलब क्या है कि हमारा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं कर सकते हम उसको। ओके, नेक्स्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। रोबस्ट सिस्टम होता है, मतलब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, रिड्यूस्ड पैरामीटर वेरिएशन से उनके इफेक्ट को रिड्यूस करता है, नॉन लिनियरिटी के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, फीडबैक प्रेजेंट होता है, एंड नेगेटिव फीडबैक के कारण जो गेन होता है वो भी रिड्यूस होता है इसमें। ओके, सो अगर हम मैं एक एग्जांपल से इसमें आपको समझाऊं कि ओपन लूप कंट्रोल और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। सो सी, हमें सपोज़ करेंगे हम कि हमारे घर से हमें हमारे कॉलेज तक जाना है। ओके, सो हमारे पास दो कंडीशंस होगी इसमें, हम बाइक पे जा रहे हैं। ओके, हमारे पास बाइक है तो हम बाइक से जाएंगे। ओके, सो हमारे पास दो कंडीशन होगी। फर्स्ट तो कि हमारे पास कोई भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी भी स्पीड से हमारे कॉलेज में जा सकते हैं बाइक पे। ओके, सेकंड हमारे पास होगा कि हमारे पास एक नॉर्मल स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर से हमें जाना है, हम उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते स्पीड। ओके, सो अगर हमें कोई भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम बाइक ऑन करेंगे, एंड जो स्पीड हमारे पास है, हम कभी 50 पे चलाएंगे, कभी 30 पे चलाएंगे, तो कभी 60 पे चलाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, एंड हम पहुंच जाएंगे हमारे कॉलेज में। ओके, सो ये तो सिंपली हम पहुंच जाएंगे, हम किसी भी तरीके से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इस पे चला लिया, हाँ ठीक है इस पे चला लिया। तो ये तो हो गया हमारे पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ हमें 50 किलोमीटर पर आवर पे ही की स्पीड पे ही हमें कॉलेज जाना है। सो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इनपुट देंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइंड को इनपुट देंगे, हम दिमाग को बताएंगे कि नहीं नहीं हमें तो इतनी ही स्पीड पे जाना है, उस स्पीड को हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। ओके, तो जो माइंड होगा वो हमारे हैंड्स को देगा, हैंड्स पे कंट्रोल रखेगा कि जो नहीं हमें इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी है स्पीड। ओके, सो हैंड जो है वो उस पर कंट्रोल करके रखेंगे। ओके, सो और इससे क्या होगा कि हैंड जो है वो इनपुट पे कंट्रोल करके रखेंगे कि हमें इसी स्पीड पे जाना है। तो मतलब होगा क्या होगा, इसमें फीडबैक होगा। ओके, तो मतलब क्या होगा, आउटपुट जो हमें मिलेगा उस आउटपुट पे कुछ पार्ट है वो इनपुट पे मिक्स होता जाएगा कि हाँ हमें इसी स्पीड पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे मतलब हो गया हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, जिसका मतलब क्या होगा, इसमें फीडबैक प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये जो एग्जांपल है डेली लाइफ का एग्जांपल, मैंने सिंपली एक एग्जांपल दिया आपको ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल, ओके, दैट इज़ y(t) एंड टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल, दैट इज़ x(t). ओके, सो अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एक रेशियो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास आउटपुट y(t) है एंड इनपुट जो होगा वो x(t) है, एंड टू द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y(t) टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल। ओके, सो इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दैट्स y(s) अपॉन में x(s). ओके, सो ये जो होगा वो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होगा विथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अज्यूमिंग दैट इनिशियल कंडीशंस आर 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास कभी कहीं बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। ओके, सो
इसमें आपके ऑप्शंस में ये मेंशन, एक ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें ये मेंशन होगा कि इनिशियल कंडीशन 0 अज्यूम करेंगे, और आपके जो गलत जो ऑप्शन होगा उसमें ये मेंशन नहीं होगा। तो हम कई बार गलती करते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं हैं ऑप्शंस को, और हम इसमें टिक कर देते हैं कि हाँ ट्रांसफर फंक्शन जो है वो रेशो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो हम इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं है, और ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो इनिशियल कंडीशंस होती है ट्रांसफर फंक्शन के लिए वो 0 होंगी। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड पोल्स। ओके, सो हमें पता है कि जीरोज और पोल्स क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारे न्यूमरेटर में होंगे वो जीरोज होंगे, एंड जो डिनोमिनेटर में होंगे वो हमारे पोल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें ट्रांसफर फंक्शन की। सो जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो इक्वल होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल्स से। ओके, सो मतलब क्या होगा कि हमारे जीरोज जो होंगे वो न्यूमरेटर जो होंगे वो डिनोमिनेटर के इक्वल होंगे हमारे प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ओके, ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम के लिए डिफाइन होगा, दैट इज़ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही डिफाइन होगा। इसको हम नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी जो ऑल इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो 0 होती हैं। ओके, एंड जो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होता है इनपुट टू द सिस्टम। ओके, सो इंडिपेंडेंट होगा हमारे इनपुट के। ओके, सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। ओके, सो ये जो है कुछ रूल्स हैं आपके रिडक्शन टेक्निक के, तो मैं आपको बताती हूँ। आप एक बार आपने अगर इसको पढ़ा है तो आप इनको रिकॉल कीजिएगा। ओके, तो मैं कुछ के आपके बता देती हूँ कि होता क्या है ये। तो फर्स्ट आपके पास रूल है, इफ़ ब्लॉक्स आर इन कैस्केड, अगर हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो सीरीज़ में है तो वो क्या होंगे, हमारे जो इसके जो इनका जो गेन होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज़ अगर हमारे पास सी फॉर एग्जांपल हमारे पास कैस्केड में है हमारे पास G1 G2। ओके, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो गेन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ G1 G2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो पैरेलल में है तो इसका क्या मतलब होगा कि ब्लॉक्स पैरेलल में है, दैट इज़ G1 G2 अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं तो हमारे जो गेन है वो उनका सम हो जाएगा G1 + G2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर समिंग पॉइंट जो है, समर पॉइंट जो है वो मूव हो रहा है बिहाइंड ए ब्लॉक। सो सी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक समर पॉइंट है, ये जो है वो हमारे पास ये ब्लॉक है। सो G, अगर हम समिंग पॉइंट को मूव करवा रहे हैं, यहाँ पे मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास G मूव करवाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे पास ये GH हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको अगेन उसमें लेके आएंगे, सी अगर हमने अगर बिहाइंड उसको मूव करवाया है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम उसको पीछे से आगे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम टेक ऑफ पॉइंट की बात करें तो टेक ऑफ पॉइंट में ये अपोजिट हो जाएगा समर पॉइंट के। समर पॉइंट में क्या होता है कि ये अगर हम बिहाइंड लेके जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है। टेक ऑफ पॉइंट में क्या होगा, ये पिकअप पॉइंट जो होगा उसमें ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम उसके पीछे से आगे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये सारे जो है रूल्स हैं इसके, तो आप इसको जो है एक बार रीड कर लीजिएगा अपने नोटबुक से, अपने जो नोट्स हैं उनसे। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स के। तो इसको हम ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ नोड। सो नोड जो होगा वो सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। जो इसमें नोड होगा वो एक सिस्टम वेरिएबल्स जो होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आपके पास होगा इनपुट नोड, दैट इज इसको हम सोर्स नोड भी बोलते हैं। इसमें इनपुट नोड से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच जाएंगी, इनकमिंग ब्रांच इसमें नहीं आएंगी। थर्ड है हमारे पास आउटपुट नोड और सिंक नोड, तो उसमें सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेज आएंगी, आउटगोइंग ब्रांचेस से नहीं जाएंगी। फोर्थ हमारे पास है पाथ। जो पाथ क्या होता है, ये कंटिन्यूस ट्रैवर्सल होता है कनेक्टेड ब्रांच का।
in the direction of the branch arrows such that no node is traversed more than once। मतलब क्या होगा कि ये एक पाथ जो होगा वो एक इस तरीके से होगा कि हम एक एरो से, सिर्फ फॉरवर्ड एरो से हम इसके पाथ को देखेंगे, बैकवर्ड एरो से नहीं देखेंगे, एंड कोई भी नोड जो है वो रिपीट नहीं होगा इस पाथ में। ओके, नेक्स्ट आपके पास पाथ गेन, तो जितने भी ब्रांच गेन्स होंगी उनका जो मल्टी प्रोडक्ट होगा वो पाथ गेन होगा। सो सी, अगर हम सपोज करेंगे कि फर्स्ट ब्रांच हमारी वो G है एंड G1 है एंड सेकंड ब्रांच का गेन हमारे पास G2 है, तो ये जो होगा वो एक पाथ है, तो इस पाथ का गेन हमारे पास हो जाएगा G1 G2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लूप। तो लूप का क्या होगा, द पाथ विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट द सेम नोड एंड अलोंग विच नो नोड इज एनकाउंटर्ड मोर देन वंस। तो लूप का क्या मतलब होगा कि एक लूप बनाएगा कि हम इसी जो नोड है उससे स्टार्ट कर रहे हैं और उसी नोड पे आके ख़त्म कर रहे हैं। ओके, और कोई भी उस नोड के अलावा कोई भी नोड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लूप। ओके, और ये बैकवर्ड एरो में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें फॉरवर्ड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास लूप गेन है, तो सिमिलरली लूप ब्रांचेज जो होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ब्रांचेज का जो गेन होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास सेल्फ लूप। तो सेल्फ लूप में क्या होगा कि ये नोड है तो इसी नोड से एक लूप बन रहा है और इसी नोड पे आके ख़त्म कर रहा है, तो कोई भी अलग पाथ नहीं बना रहा है, किसी और नोड को इंक्लूड नहीं कर रहा है ये, तो वो हो जाएगा सेल्फ लूप। ओके, नेक्स्ट आपके पास है नॉन टचिंग लूप्स। तो नॉन टचिंग लूप्स हो जाएंगे कि सी हमारे पास सपोज करेंगे कि हमारे पास दो लूप्स हैं। ओके, सो अगर हम इस लूप्स की बात करें तो दोनों टच कर रहे हैं आपस में, मतलब सेम दो नोड जो है वो इसमें सेम है, बट नॉन टचिंग क्या हो जाएंगे कि जो दो जो है वो आपस में कॉमन नोड शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, जो हो जाएंगे नॉन टचिंग लूप्स। नेक्स्ट जो होगा ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसको हम जो है वो एक फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले का नाम हमारे पास हो जाएगा मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, T इजिकल टू समिशन, जिसकी वैल्यू जो है वो 1 to K तक वेरी करेगी, और यहाँ पे हमारे पास पी के डेल के अपॉन में डेल, तो यहाँ पे पी के जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास कि केथ फॉरवर्ड पाथ जो होगा हमारे पास उसका गेन जो होगा उसको हम पी के बोलेंगे। टी हमारे पास टोटल ओवरऑल जो गेन होगा वो हो जाएगा। डेल के जो है वो सिग्नल फ्लो ग्राफ जो हम कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ओके, सो ये जो है वो फॉर्मूला जो होगा वो उससे हम गेन, जो टोटल गेन है उसको सोल्व करेंगे। ओके, सो मैं इसको ब्रीफली आपको नहीं बता रही हूँ कि किस तरीके से सोल्व होगा। ओके, मैंने सिर्फ इसका एक ओवरव्यू आपको इसका दे दिया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो स्टेबिलिटी जो है वो हम RH क्राइटेरिया से फाइंड आउट कर सकते हैं। RH क्राइटेरिया स्टैंड्स फॉर राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। ओके, सो इसका पर्पज़ क्या है हमारे पास, इसका पर्पज़ हमारे पास है टू फाइंड द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी। इसके थ्रू RH क्राइटेरिया के थ्रू हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द राइट, लेफ्ट एंड ऑन द इमेजनरी एक्सिस ऑफ एस्प्लेन। सो थ्रू RH क्राइटेरिया हम जो क्लोज लूप पोल्स होंगे हमारे पास, चाहे वो एस्प्लेन के राइट साइड में हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, चाहे वो इमेजनरी एक्सिस पे प्रेजेंट हो, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड द रेंज ऑफ के वैल्यू फॉर स्टेबिलिटी, मार्जिनली स्टेबिलिटी। सो जो अगर हमारे पास सिस्टम स्टेबल है उसके लिए या फिर मार्जिनली स्टेबल है उसके लिए हम जो के वैल्यू की रेंज होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू RH क्राइटेरिया। नेक्स्ट है टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस होंगी दैट इज ओमेगा की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होगा कि हम इससे रिलेटिव स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको किसके थ्रू इसको कर सकते हैं, हमें इसके लिए हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पता होना चाहिए जो कि हम डिनोट करेंगे 1 + GSHS = 0। ओके, सो हम सपोज करेंगे कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है, दैट इज A नोड S⁴n + A1 S⁴n-1 अप टू AN S⁴0। ओके, सो इसको हम, अगर हमारे पास ओपन लूप गिवन है तो हम उसको क्लोज लूप की फॉर्म में करेंगे, दैट इज 1 + GSHS के 0 = 0। इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्म में हम करेंगे। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो पावर होगी उसको हम एक कॉलम में लिख लेंगे। ओके, एंड जो सम जो होंगे A नोड A2 A4 ये एक रो में लिख लेंगे,
एंड एस टू पावर एन माइनस वन को हम जो हमारे पास विषम संख्याएं जो होंगी वो उसको हम A1 A3 इस तरीके से कर लेंगे। एंड देन फिर 2 एरो हम लिखेंगे एंड थर्ड एरो का जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ A1 A2 माइनस A नोड A3 अपॉन में A1। ये इसी तरीके से जाएगा, पहले A1 A2 आएगा, फिर माइनस A नोड A3 आएगा अपॉन में A1, एंड इसी तरीके से हम सारे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो हम फिर क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसको देखेंगे। अगर फर्स्ट कॉलम में कोई भी ऑब्जर्व करेंगे, हमारे फर्स्ट कॉलम में अगर कोई भी साइन चेंज नहीं है तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है। अगर साइन चेंज हो गया तो मतलब अनस्टेबल है। ओके, तो ये जो हम RH क्राइटेरिया से फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड जो अगर जितने भी साइन चेंज होंगे, हमारे नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पोल्स जो कि RH हमारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हैं। ओके, सो दिस इज़ द राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारे पास है नाइक्विस्ट प्लॉट। तो नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करने का क्या पर्पज़ है हमारे पास, इसको ड्रॉ करने का पर्पज़ हमारे पास क्या है कि फर्स्ट इज़ टू ड्रॉ द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इससे हम क्या करते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। To find the number of closed loop poles in a right of S plane and if there is anything in the RHS then system is unstable। इसमें हम RH में हम क्या कर देते हैं कि RHS में जो राइट हैंड साइड में हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर इमेजनरी एक्सिस में हो, कहीं भी हो हम उसको जो है क्लोज लूप पोल जो है उसको फाइंड आउट कर सकते थे। सो थ्रू नाइक्विस्ट प्लॉट हम सिर्फ राइट हैंड साइड के जो क्लोज लूप पोल्स होंगे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे राइट हैंड साइड में कोई भी कुछ भी प्रेजेंट हुआ तो हमारा जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। के वैल्यूज़ की इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाइक्विस्ट प्लॉट को सॉल्व करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास क्या है, होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसमें हम मैपिंग करते हैं प्लेन की। तो मैपिंग क्या होगी, मैपिंग जो होता है मतलब एक पॉइंट को ड्रॉ करना होता है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में। Okay, so if poles and zeros are enclosed by the random selected closed path in the S plane, then the corresponding GHS plane by encircle the origin by pole 0 times। तो मतलब क्या होगा कि अगर हमें encircle करना है तो हम उसको p माइनस जेड दैट इज पोल माइनस 0 टाइम्स हम इसको करेंगे, दैट इज n इजिकल टू p माइनस जेड। सी अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाती हूँ, तो इसमें क्या होगा हमारे पास हमें एनसर्किल करना है तो हमारे पास 2 पोल्स हैं एंड 1 0 है। ओके, सो हमें क्या करना है, ओरिजिन n इजिकल टू p माइनस जेड करना है। तो पोल्स हमारे पास 2 हैं एंड जेड हमारे पास 0 हमारे पास 1 है, तो हमारे पास n इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये एनसर्किल्ड होगा बाय ओरिजिन बाय 1। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, एंड 1 बाय 1 से ये जो है वो एनसर्किल होगा। ओके, इसका मतलब ये जो आपकी लाइन है उसका मतलब ये होगा। ओके, नेक्स्ट आगे अगर पोल्स जो हैं वो एनक्लोज्ड हो रहे हैं तो उसमें जो चेंज होगा, अगर पोल्स एनक्लोज हो रहे हैं तो मतलब मैपिंग में चेंज होगा डायरेक्शन में, अगर जीरोज हो रहे हैं तो मतलब डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा जो एनसर्किल है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा मैथमेटिकली, एंड क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव में हम इसको शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करें हम इससे, तो इसकी स्टेबिलिटी हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा सर्किल होगा वो -1 + J0 जो होगा उसके एनसर्किल में होगा। ओके, और इसकी स्टेबिलिटी हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमारे स्टेबल सिस्टम कब होगा, जब हमारे जो जीरोज होंगे वो जीरो हो जाएं। जेड जो होगा, जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होंगे वो अगर जीरो हो जाएंगे तब हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। ओके, यहाँ पे P जो होगा वो डिनोट कर रहा है पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड Z जो है वो डिनोट कर रहा है जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर्स होते क्या हैं, ये एक डिवाइस होता है जो कि जनरेट करता है आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल। ओके, सो कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, सिंपली एक इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करके हमें आउटपुट सिग्नल को जनरेट करते हैं ये। ओके, कंट्रोलर के थ्रू हम अपने तरीके से हम इसको कंट्रोल करके हमें जो आउटपुट वैल्यू चाहिए हम उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, सो एक
कंट्रोलर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है? कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए है कि बाय कंट्रोलर हम एक गुड कंट्रोल सिस्टम हम बना सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्या होगा कि एक्यूरेसी जो है वो मिलती है हमें, सेंसिटिविटी मिलती है हमें, ओके। नॉइज़ हमें जो है वो इम्यून होता है, ये स्टेबिलिटी इसमें मिलती है, बैंडविड्थ हमें मिलती है, स्पीड मिलती है, और लो ऑसिलेशन, जितने लो ऑसिलेशन हो उतना ये मतलब होना चाहिए, लो ऑसिलेशन इसमें होना चाहिए, ओके। सो अगर मैं आपको कंट्रोलर का बताऊं कि होता क्या है कंट्रोलर, तो सी अगर हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझें तो हम एक इनपुट सिग्नल जो होगा, रेफरेंस इनपुट सिग्नल जाएगा, इसमें एक समिंग पॉइंट हमारे पास होगा, ओके। एंड यहाँ पे हमारा कंट्रोलर होगा, ओके। एंड कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा वो कंट्रोल सिग्नल होगा, ओके। एंड कंट्रोल सिग्नल जो होगा वो जाएगा कंट्रोल्ड प्लांट पे, ओके। एंड देन यहाँ पे जो होगा हमें आउटपुट मिलेगा हमारा, एंड जो ये आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो सेंसर में जाएगा, सेंसर ट्रांसड्यूसर, एंड ये इसका जो पार्ट है वो हमारे यहाँ पे समिंग पॉइंट पे जाएगा, ओके, जिसको हम फीडबैक एलिमेंट भी बोलते हैं, ओके। जो ये सेंसर है वो सेंस करता है, जो हमारा जो आउटपुट की करंट वैल्यू होती है ना उसको सेंस करेगा, ओके। तो कंट्रोलर का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एक टाइप से एरर होती है, ये एरर सिग्नल होता है, जो कि एरर क्या होगी हमारे पास, इनपुट माइनस जो ये हमारे पास फीडबैक एलिमेंट जो आ रहा है वो हमारे पास एरर होगी इसकी, ओके। सो ये जो हमारा कंट्रोलर होता है वो एक एक्चुअल में एक एरर सिग्नल होता है, जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द डिजायर्ड वैल्यू, जो मेज़र की है हमने वैल्यू और जो हमें चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एक कंट्रोलर होता है, ओके। सो हमारे जो सिलेबस में PID कंट्रोलर, दैट इज़ प्रोपोर्शनल PID कंट्रोलर्स हैं, जैसे प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर्स हैं। सो ये कंट्रोलर जो होते हैं वो एरर वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एरर वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होती है डिजायर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, ओके। सो जो हमारे सिलेबस में PID है तो हम PID ही करेंगे, जिससे हमें कंट्रोलर जो है हम कंट्रोलर को हमें बेस्ट कंट्रोल, गुड कंट्रोल सिस्टम से हम गेन कर सकते हैं, ओके। सो अगर हम टाइप्स की बात करें कंट्रोलर की, तो टाइप्स आपके पास है ऑन, फर्स्ट आपके पास है ऑन ऑफ कंट्रोलर, सेकंड आपके पास है P कंट्रोलर, दैट इज़ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, थर्ड है I कंट्रोलर, दैट इज़ इंटीग्रल कंट्रोलर, D डेरिवेटिव कंट्रोलर, P+I दैट इज़ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, नेक्स्ट आपके पास P+D दैट इज प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, एंड नेक्स्ट आपके पास है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर का कॉम्बिनेशन जो है वो PID कंट्रोलर आपका बोला जाएगा, ओके। तो फर्स्ट हम इसको देखेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को। सो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होगा वो क्या करेगा, राइज टाइम को रिड्यूस करेगा, बट ये स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव कर सकता है, रिड्यूस करेगा बट एलिमिनेट नहीं करेगा, ओके। सो जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका एरर सिग्नल के, मतलब क्या होगा कि जो हमारा कंट्रोल सिग्नल का जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरर सिग्नल की, ओके। सो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आउटपुट इज इक्वल टू, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होगा वो KP आ जाएगा ET। सो KP हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कांस्टेंट होगा, ओके। सो इसको हम वर्क करेंगे एज वर्क करवा एम्पलीफायर की तरफ वर्क कर सकते हैं। ये स्टेडी स्टेट एरर होगा, यहाँ पे स्टेडी नहीं आएगा, स्टेडी स्टेट एरर आएगा, उसको रिड्यूस करता है ताकि जो सिस्टम है वो उसको हम स्टेबल कर सकें। इसमें जो ओवरडैम्प्ड सिस्टम होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ताकि हमारा जो सिस्टम है उसको हम फास्ट कर सकें, ओके। इसको डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आ जाएंगे कि इसमें कुछ ऑफसेट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं सिस्टम में इन कंट्रोलर्स के कारण, इसका जो मैक्सिमम ओवरशूट होता है उसको वो इंक्रीज होता है इसमें, और एम्पलीफायर जो होता है वो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है इसमें, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है PI कंट्रोलर। सो PI कंट्रोलर को हम लैग कंपनसेटर भी बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, ओके। सो PI कंट्रोलर जो है उसको हम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोलर का। इसको हम लैग कंपनसेटर भी बोलते हैं, ओके। और ये जो होता है एज ए लो पास फिल्टर यूज़ होता है। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है 1+S2 अपॉन 1+βS2, ओके। जो LPF ये मैंने आपको बताया कि लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, तो लो पास फिल्टर की तरह वर्क करने में तो हमारी जो बैंडविड्थ होती है वो लो होती है, इसमें हमें पता है, ओके। तो अगर इसकी बैंडविड्थ लो होगी तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो राइज टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि
जो बैंडविड्थ होती है वो राइज टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, सो अगर हमारा बैंडविड्थ डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा राइज टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो राइज टाइम के इंक्रीज़ के कारण जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है हमारे सिस्टम में वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो इसमें जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है वो इम्प्रूव होता है। इसके कारण क्या होगा, हमारा नॉइज़ है उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या करता है, स्टेडी स्टेट जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करता है और स्टेबिलिटी जो है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होने देता। जो स्टेबिलिटी जैसी है वैसी रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। ओके, तो बट इससे क्या होगा, स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पीडी कंट्रोलर। तो पीडी कंट्रोलर जो होता है वो उसको हम लीड कंपनसेटर भी बोलते हैं। ये एज ए हाई पास फिल्टर यूज़ कर सकते हैं हम इसको। इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो 1+S2 अपॉन 1+α के फॉर्म में होता है। हाई पास फिल्टर है तो मतलब हमें पता है कि बैंडविड्थ जो है वो हाई होगी, और मैंने अभी आपको बताया कि बैंडविड्थ जो है वो हमारे राइज टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बैंडविड्थ अगर हाई है तो मतलब जो राइज टाइम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कम है। तो लो राइज टाइम के कारण मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इसमें जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम उसको नॉइज़ को भी फिल्टर नहीं कर पाते हैं। ओके, सो पीडी कंट्रोल में जो हमारा डैम्पिंग रेशियो होता है, दिस इज़ द डैम्पिंग। ओके, सो दैट इज़ डैम्पिंग रेशियो है वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो हमारे ओवरशूट है, परसेंटेज ऑफ ओवरशूट है वो डिक्रीज होगी। ओके, तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को स्पीड अप करेगा, मैंने आपको बताया कि इंक्रीज़ कर रहा है, और स्टेबिलिटी को भी ये मेंटेन करता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है पीआईडी कंट्रोलर। तो पीआईडी कंट्रोलर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर का। तो ये इसको हम क्या करते हैं कि कैस्केड कर रहे हैं पीआई में एंड पीडी में। इसको हम लीड लैग कंपनसेटर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि मैंने आपको बताया कि पीआई कंट्रोलर जो है वो क्या करता है, स्टेडी स्टेट एरर जो है उसको इम्प्रूव करता है, एंड पीडी जो हो रहा है वो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, एंड एक्यूरेसी को पीआई एक्यूरेसी को भी कर रहा है। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि हमें एक अच्छा कंट्रोलर सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए कि स्पीड हमारी हाई होनी चाहिए, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी स्टेबल होना चाहिए सिस्टम के लिए। तो अगर हम दोनों को कैस्केड कर दें तो हमें दोनों सब चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए हम पीआईडी कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। बेसिकली जनरली हम पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इससे स्पीड मिलती है, हाई एक्यूरेसी मिलती है, एंड स्टेबिलिटी भी हमें मिलती है इससे हमारे सिस्टम की। ओके, सो दैट्स इट। यूनिट 9 जो है मैंने उसका ओवरव्यू यहाँ पे कवर किया है। आप कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ओके, सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें। ओके, एंड जो यूनिट 3 तक के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।